Good morning, student. I would take a pledge before starting my AV. I, Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win the fight against COVID-19. Thank you. So students, we will read in chapter 2 as Industrial Revolution and Imperialism. You already know about the meaning of Industrial Revolution. ठीक है, Industrial Revolution क्या होता था आपको पता है, आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा था, ऑनलाइन क्लासेस में, कि जिसमें क्या था कि डोमेस्टिक सिस्टम की जगह पे जो पहले जो है चीज़ें जो हैं घर पे ही फैमिली मेम्बर्स क्या करते थे, सिंपल टूल की मदद से कोई भी चीज़ों को घर पे ही बना लेते थे. ठीक है, हर एक जो विलेज था वो सेल्फ सपोर्टिंग होता था. हर एक विलेज में वीवर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ वगैरह होते थे. लेकिन बाद में जो है जो डिस्कवरीज हुई, न्यू लैंड्स की ट्रेड और कमर्स में इंक्रीज़ हुआ, जो न्यू मशीनरीज आई, उसकी वजह से क्या हुआ है, फैक्ट्री सिस्टम आया जिसमें जो है मशीनरीज आई. मशीन्स की वजह मदद से जो है प्रोडक्शन की जाने लगी जो कि लार्ज स्केल पर होती थी, और डोमेस्टिक सिस्टम की जगह फैक्ट्री सिस्टम ने ले ली. सो फैक्ट्री सिस्टम ही हमारा जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक सबसे बड़ा फीचर है. ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फीचर्स में आपने किया था, फीचर सबसे बड़ा इसका था डोमेस्टिक सिस्टम जो है, फैक्ट्री सिस्टम है इसका सबसे बड़ा फीचर. उसके बाद है पावर ड्राइवन मशीनरी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एंड रॉ मटेरियल एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन फैक्ट्री वर नॉट ओन्ड बाय वर्कर्स बट बाय रिच ट्रेडर एंड मर्चेंट्स नोन एज कैपिटलिस्ट. सो फिफ्थ फीचर्स आप बताओगे कैपिटलिस्ट, कि जो कैपिटलिस्ट होते थे वो क्या होते थे, बिग बिजनेसमैन होते थे जो कि इंडस्ट्रीज़ को चलाते थे. ठीक है, ये थे हमारे फीचर्स. मेन आज हमने स्टार्ट करने हैं कॉजेज़ या क्या इसमें आता है, वाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड. ठीक है, कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ. सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या कॉजेज़ थी, इसमें हमने क्या करना है. फर्स्ट कॉजेज़ है हमारा न्यू साइंटिफिक नॉलेज एंड इन्वेंशन, कि इंग्लैंड में जो है साइंटिफिक नॉलेज और इन्वेंशन को काफ़ी इनक्रेज किया जाने लगा. नई नई इनोवेशंस हुई साइंटिफिक फील्ड में, लोगों को काफ़ी नॉलेज होने लगी, उन्होंने नई नई इन्वेंशन की. ठीक है, इन सारी इन्वेंशन का क्या हुआ, से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ. अगर ये इन्वेंशन ना होती, ये हम नई मशीनें हमें इनका ना पता चलता, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं होना था. सो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इसके बाद आपने बताना कि एग्रीकल्चर में क्या रेवोल्यूशन हुआ. इसमें आप इन्वेंशन मेंशन कर सकते हो, जैसे कि फ्लाइंग शटल. इन्वेंशन कौन कौन सी है, फ्लाइंग शटल की इन्वेंशन की जॉन के. स्पिनिंग जेनी जो कि टेक्सटाइल मशीन थी कपड़े बुनने की, उसकी जेम्स हारग्रीव्स ने. वाटर फ्रेम बाय रिचर्ड आर्कराइट. स्पिनिंग म्यूल सैमुअल क्रॉम्पटन. से सारी इन्वेंशंस हैं और ये इनके इन्वेंटर्स हैं. फॉर एग्जांपल स्विंग मशीन एलिस होवे, टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्रामवेल. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, ये सारी इन्वेंशन बता देनी है आपने जिनसे क्या हुआ, इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेज़ी से होने लगी. देन अ स्टेबल गवर्नमेंट. इंग्लैंड इन द 17th सेंचुरी विटनेस्ड अ पीरियड ऑफ रिलेटिव पीस एंड स्टेबिलिटी. जो 17th सेंचुरी का पीरियड था इंग्लैंड में, वहाँ उस टाइम पे इंग्लैंड में काफ़ी पीस थी, शांति थी, स्टेबिलिटी थी. जो गवर्नमेंट थी प्रॉपर बन चुकी थी. ठीक है, यूरोप में जो पहले नेपोलियन वॉर्स चल रही थी वो अब यहाँ पे इंग्लैंड इन सब से आइसोलेट हो चुका था, अलग हो चुका था. सो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि इंग्लैंड में जो है अपना जो है पूरा ध्यान जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ लगा दिया. देन है प्रोटेस्टेंट रिलीजन. इंग्लैंड में जो है प्रोटेस्टेंट रिलीजन चला, एक धर्म चला जिसे प्रोटेस्टेंट रिलीजन बोलते हैं. जो प्रोटेस्टेंटिज्म थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंटिज्म एनकरेज द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड फर्दर मेड द एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल. जो इंग्लैंड के लोग थे, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे, वो कैपिटलिज्म को एनकरेज करते थे. कैपिटलिज्म मीन्स जो इंडस्ट्रीज़ को चलाते थे बड़े बिजनेसमैन. ठीक है, इन्होंने इनको इनकरेज किया. ठीक है, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुई. देन है सरप्लस कैपिटल. सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल. इंग्लैंड को जो है अब ट्रेड से, कॉमर्स से बहुत ज़्यादा जो है पैसा इकट्ठा होने लगा. द इनएक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन ओवरसीज ट्रेड and commerce and booming cotton industry fetched England immense foreign wealth.
इंग्लैंड ने क्या किया, ओवरसीज़ अलग अलग समुंदर से पार जो इलाके उनके साथ व्यापार करना, उनके साथ जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। ये सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, इंग्लैंड के पास बहुत सारा पैसा आ गया और इसका यूज़ उसने अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और ज़्यादा किया। देन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ठीक है, कि जो लेबर थी वो भी चीप थी। इसमें आपने बताना है कि इंग्लैंड में जो है लेबर है वो सस्ती थी, ठीक है। कैसे, मैकेनिज़्म ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, कि जैसे ही एग्रीकल्चर में मशीनरी यूज़ हुई, इससे रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी। रूरल एरियाज़ के लोगों ने क्या किया, माइग्रेटेड टू सिटीज़ एंड टाउन इन सर्च ऑफ जॉब के लिए वो सिटीज़ और टाउन में आए। यहाँ पे आकर उन्होंने जो है लो वेजेस पर भी काम करना, कम तनख्वाह पर भी जो है सैलरी पर काम करना शुरू कर दिया। सो चीप लेबर थी, लेबर आसानी से मिल जाती थी, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में तेज़ी से हुई। नेक्स्ट है नेवल सुप्रीमेसी, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि जो इंग्लिश नेवी थी उसको रॉयल नेवी कहा जाता था, ठीक है। ये भी काफ़ी हेल्पफुल थी, इन्होंने इंग्लैंड के लोगों की मदद की कि इंग्लैंड के जो है लोग हैं वो न्यू टेरिटरी की खोज करें, अलग अलग इलाकों की खोज करें, ताकि वहाँ पर उन इलाकों को अपनी कॉलोनी बना सकें, ठीक है। सो दीज कॉलोनीज़, द रॉयल नेवी वाज यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन टू एक्वायर कॉलोनीज़ इन एशिया और अफ्रीका। सो इंग्लैंड के लोगों ने एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पर जाकर वहाँ पर नए नए इलाकों को खोजा, और इसमें हेल्प उनकी किसने की, रॉयल नेवी ने। सो ये सारे रीज़न थे जिससे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आई। देन हमने बताना है स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि आफ्टर इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है और कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई। इसमें आपने क्या करना है, ओरिजिनेटिंग इन इंग्लैंड में ओरिजिनेट होने के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्प्रेड टू इट्स नेबरिंग कंट्री। अपने नेबरिंग कंट्री, इंग्लैंड की नेबरिंग कंट्री कौन सी है, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी, फिर वहाँ पे स्प्रेड हुई। उसके बाद इट्स स्वेप्ट अक्रॉस द होल यूरोप, पूरे यूरोप में फैल गई, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद लास्ट में अमेरिका में फैली, और अमेरिका जो है सबसे लीडिंग जो है इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन गया। इतना करना है। उसके बाद आप बता सकते हो कि यूएसए सून बिकेम द लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड जापान वॉज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू बी इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है। सो जब एशियन कंट्रीज़ में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे हुई, जापान में। एंड रशिया में कब हुई, रशिया में हुई जब रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1917 में, उसके बाद रशिया में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड, फिर सारे वर्ल्ड में जो है ये स्प्रेड हुई। सो दीज, उसके बाद हमने देखना है मेन आपके आ जाते हैं इम्पैक्ट मीन्स कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है, सोसाइटी के, चाहे सोशल कंडीशन हो, चाहे पॉलिटिकल कंडीशन हो, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन पर तो हुआ ही था, ठीक है। सोसाइटी पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। फर्स्ट है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था उसका डिक्लाइन हुआ, एंड हो गया, एंड कैपिटलिज्म का राइज हुआ, कैपिटलिज्म स्टार्ट हुई। नाउ व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म एंड व्हाट इज़ कैपिटलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता था कि पहले जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले जो इंग्लैंड में जो है या फिर और भी कंट्रीज़ में जो है फ्यूडल लॉर्ड होते थे। फ्यूडल लॉर्ड मतलब बड़े बड़े लैंड लॉर्ड होते थे, ज़मीनों के मालिक होते थे, जो पूरी लैंड पर उनका हक होता था, और पॉलिटिकल फील्ड में भी जो है उनका पूरा इन्फ्लुएंस होता था। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या करना है, कैसे करना है, वो उनके पास पावर होती थी, ठीक है। लेकिन बाद में जब क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, बिजनेसमैन सामने आए, उन्होंने जो है अब बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमाना शुरू कर दिया, उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। सो उनके पास पावर आने लगी। सो इन बिजनेसमैन को जो है कैपिटलिस्ट कहा जाने लगा, ठीक है। इससे जो है कैपिटलिस्ट आए, सो इन्हीं से ही जो है कैपिटलिज्म हुआ, और इन कैपिटलिस्ट लोगों का, बिजनेसमैन लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम पर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था, ठीक है। इन्होंने न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी, पॉलिटिकली आप बोल सकते हो पॉलिटी में भी इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सो जो फ्यूडल लॉर्ड है उनका डिक्लाइन हो गया, और कैपिटलिज्म का राइज हुआ। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड और कमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, ठीक है, कि द इंक्रीज इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज कंपेल्ड दैम टू सेल सरप्लस गुड टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सो जो
डेवलप कंट्रीज़ थी जो मैन्युफैक्चर कर रही थी चीज़ें, उन्होंने क्या किया, अंडर डेवलप कंट्रीज़ को जो है बहुत ज़्यादा सरप्लस गुड्स मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें बेचनी शुरू कर दी। दिस लेड टू द इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ। सो जिससे ट्रेड और कमर्स और ज़्यादा जो है फ्लरिश्ड हुआ। देन अ फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो पहले भी अपना क्या है, फीचर ही है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फीचर भी था फैक्ट्री सिस्टम, और इम्पैक्ट क्या हुआ कि फैक्ट्री सिस्टम और भी ज़्यादा जो है फ्लॉरिश्ड हुआ, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूजिंग मशीनरी मार्क्ड अ डिपार्चर फ्रॉम ओल्ड सिस्टम ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो पुराना सिस्टम था मैन्युफैक्चर करने का, घर पर ही डोमेस्टिक चीज़ें बनाने का, वो क्या हुआ अब जो है वो चला गया, डिपार्चर हो गया, ठीक है। उसकी जगह ले ली लार्ज स्केल प्रोडक्शन ने, ठीक है। उसके बाद है राइज ऑफ मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ कि सोसाइटी में न्यू मिडिल क्लास आई, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में होती थी। एक तरफ कैपिटलिस्ट क्लास थी, कैपिटलिस्ट मीन्स कि बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, जो फैक्ट्रीज चलाते थे। दूसरी तरफ वर्किंग क्लास थी जो बिल्कुल पुअर थी। इनके बीच कुछ ऐसे भी थे जिनको मिडिल क्लास बोला जाता था, ठीक है, जिनमें वर्कर्स आ जाते हैं, मैनेजर, क्लर्क्स, अकाउंटेंट और अदर्स पीपल। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज़। मिडिल क्लास तो आई ही आई, लेकिन सोसाइटी में जो है डिफरेंसेस भी क्रिएट हुई। डिफरेंसेस क्या हुई, द रिच कैपिटलिस्ट ऑन एंड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक तरफ रिच कैपिटलिस्ट थी, आप इसमें आपने बताना है, फर्स्ट ऑन द वन साइड देयर वर रिच कैपिटलिस्ट, ऑन द अदर साइड देयर वर वर्किंग क्लास दैट जो कि बहुत ज़्यादा पुअर थे, हु वर गिवन मिनिमम वेजेस, जिनको बहुत कम वेजेस दिया जाता था। सो सोसाइटी में जो है सोशल इनइक्वालिटी भी आई। देन अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन मीन्स पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज, मास माइग्रेशन, यू कैन अंडरलाइन दिस, मास माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। सो रूरल एरियाज़ के लोग जो डोमेस्टिक अब प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, वो शहरों में फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए गए, जिससे अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या था कि फैक्ट्रीज़ में जो है अब लेबर को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। लोगों को उनके एक्सपर्टाइज और स्किल के अकॉर्डिंग काम दिया जाने लगा। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वर असाइंड स्पेसिफिक टास्क विच सूटेड देयर एक्सपर्टाइज एंड स्किल, ठीक है। इससे डिवीज़न ऑफ लेबर हुई, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम उनकी स्किल के अकॉर्डिंग दिया जाने लगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट हार्श लिविंग कंडीशन इन सिटीज़। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, फैक्ट्री सिस्टम आया, उसका एक इम्पैक्ट ये भी बहुत बड़ा था कि फैक्ट्रीज़ में जो है कंडीशन थी या वर्कर के काम करने की कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ज़्यादा मतलब पुअर कंडीशन में उनको काम करना था। प्रॉपर लाइट नहीं होती थी, ठीक है, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता था, वो भी अनहाइजीनिक कंडीशन में, ठीक है। सो इससे जो है उनकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ा। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कि इसका एक और इम्पैक्ट था कि वर्कर को एक्सप्लॉयट, उनको तंग किया जाने लगा। कैसे, उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाता था, उनको लो वेजेस दिए जाते थे। वर्क फॉर दे वर फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस पर ही उनको काम करने के लिए फोर्स किया जाता था, वो भी इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन में, जो मतलब जहाँ पे वो काम करते थे वो भी जगह प्रॉपर नहीं होती थी, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो देयर वर नो डेफिनेट वर्किंग आवर्स, कोई डेफिनेट नहीं था भी इतने घंटे ही काम करना था। द वर्कर वर मेड टू वर्क एज लॉन्ग एज 16 आवर्स तक भी उनको काम करना पड़ता था। नो कंपेंसेशन वाज गिवन टू वर्कर इन केस ऑफ इंजरी एंड डेथ वाइल वर्किंग। अगर उनको काम करते वक्त कोई इंजरी हो जाती थी, कोई डेथ हो जाती, तो भी उनको जो है कोई कंपेंसेशन, उनको जो है कोई बेनिफिट नहीं दिए जाते थे। देन है चाइल्ड लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा होने लगी। चिल्ड्रन वर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। फैक्ट्रीज और माइंस में काम करने के लिए चिल्ड्रंस को लगाया गया, ठीक है। दे डिड ऑलमोस्ट एज मच वर्क एज अडल्ट फॉर एक्सट्रीमली लो वेजेस। वो भी अडल्ट की तरह ही काम करते थे, कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी जो चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके। उस टाइम पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होने लगी थी।
देन है फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। सो धीरे धीरे जो है इसमें आपने बताना है कि जो लेबर क्लास थी उनमें है आप कह सकते हो कि उनमें जो है अवेकनिंग हुई। अब उन्होंने उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ और उन्होंने इकट्ठे होकर अपनी यूनियन बनाई, एक संगठन बनाया जिनको ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन भी कहा जाता है। लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन, द वर्कर यूनिफाइड एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियंस। क्यों उन्होंने यूनियन बनाई? ताकि इंक्रीज़ होए, उनके मिनिमम वेजेस को इंक्रीज़ किया जा सके, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन दी जा सके। सो अपने राइट्स के लिए उन्होंने ट्रेड यूनियंस बनाई। द लास्ट वन इज़ सोशलिज्म एंड कम्युनिज़म। ठीक है, सो ये एक आइडियोलॉजी है जिसका आप बोल सकते हो ओरिजिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही हुआ। सो कार्ल मार्क्स जो एक जर्मन फ़िलासफ़र थे और इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, वो लेबर क्लास के, वर्किंग क्लास के, उनको वर्कर के राइट का चैम्पियन भी बोला जाता था। जो लेबर क्लास थी, मज़दूर वर्ग था, मज़दूर क्लास बोल सकते हो, उनको जो है वो कहते थे कि उनको उनके राइट्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, सो कार्ल मार्क्स ने जो है सोसाइटी में सोशलिज़म और कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी को जो है एनकरेज किया। ठीक है, उनके साथ ही एक पर्सन थे फ्रेडरिक एंजल जो कि पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और सोशलिस्ट लीडर थे। उन्होंने भी जो है क्लासलेस सोसाइटी को फेवर किया। उन्होंने बोला कि सोसाइटी जो है क्लासलेस होनी चाहिए, कि कैपिटलिस्ट और जो वर्किंग क्लास में जो इतना बड़ा डिफरेंस है ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हक जो है वो लेबर क्लास को दिए जाने चाहिए। सो ये आइडियोलॉजी क्या कहती है? इस आइडियोलॉजी को ही सोशलिज़म और कम्युनिज़म बोला जाता है। सो दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।